Good morning. Let's start our new chapter of history, second chapter, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Socialism in Europe and the Russian Revolution. Socialism in Europe, and let's start our topic. फर्स्ट टॉपिक द एज ऑफ सोशल चेंज. ये चैप्टर का नाम था दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन एंड फर्स्ट इसका क्या था, द एज ऑफ सोशल चेंज. द एज ऑफ सोशल चेंज. In the previous chapter, you read about the powerful idea of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. The age of social change मतलब एज थी, ये युग था. एज मीन्स की युग, सोशल चेंज का युग था या सामाजिक परिवर्तन का युग था. आप ऐसे भी बोल सकते हो. इन द प्रीवियस चैप्टर, आपने प्रीवियस चैप्टर में आपने रीड किया है पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम. प्रीवियस चैप्टर में यू रेड अबाउट द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप after the French Revolution. हमने प्रीवियस चैप्टर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप में फैलते जा रहे, यूरोप में जो फ्रीडम का आइडिया था, वो जो फ्रीडम का आइडिया, फ्रीडम और जो इक्वालिटी पावरफुल जो थिंकिंग के बारे में पढ़ा है. आप कह सकते हैं कि पावरफुल आइडियाज़ के बारे में पढ़ा है. पावरफुल आइडिया, कौन से पावरफुल आइडियाज़ थे? फ्रीडम और इक्वालिटी, जो कि सर्कुलेट हो रहा था, हर जगह फैल रहा था यूरोप में आफ्टर दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप में भी जो आइडियाज़ थे फ्रीडम और इक्वालिटी के, वो सर्कुलेट हो रहे थे. वो क्या होते हैं? सर्कुलेट हो रहे थे. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. जो French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. अब क्या था कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ओपन की थी, कुछ पॉसिबिलिटीज़ को ओपन किया था. मतलब क्रिएटिंग, उन्होंने एक ड्रामेटिक चेंज वो लेकर आए थे. मतलब ड्रामेटिक चेंज वो ऐसे लेकर आए थे कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स को, सोसाइटी को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए. सोसाइटी को जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसने एक ओपन किया था, एक पॉसिबिलिटी वो लेकर आए थे क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज के लिए. ठीक है, क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर. मतलब ऐसे वे में कि किस तरह से आप सोसाइटी को पॉसिबिलिटी उन्होंने दिया कि हम किस तरह से सोसाइटी को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, सोसाइटी को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं. एंड the French Revolution, that as you have read, before the 18th century, society was broadly divided into each states. आपने as you have read, आपने रीड किया है बिफोर 18th century के पहले क्या था, सोसाइटी को ब्रॉडली डिवाइड किया गया था इनटू ईच स्टेट्स में. सोसाइटी को ब्रॉडली डिवाइड किया गया था ईच स्टेट्स में. एंड that
As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into estates and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. As you have read, आपने पढ़ा है कि बिफोर 18th सेंचुरी के पहले सोसाइटी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड। सोसाइटी को हमने ब्रॉडली डिवाइड किया था इनटू ई स्टेट्स में। हमने सोसाइटी को किस में डिवाइड किया था? ई स्टेट्स में डिवाइड किया था। एंड ऑर्डर एंड ई स्टेट्स में डिवाइड किया था और ऑर्डर्स में बांटा हुआ था। देन ई स्टेट्स एंड ऑर्डर्स में बांटा था। एंड इट वॉज द aristocracy and church which control economic and social power। और इसको सोशल पावर को कौन कंट्रोल कर रहा था? हमारे जो आप कह सकते हो एरिस्टोक्रेसी मतलब जो कुलीन वर्ग के लोग थे जिनकी सोच वहीं तक सीमित थी, और जो चर्च थे वो कंट्रोल कर रहे थे इकोनॉमिक और सोशल पावर को। वो किसको कंट्रोल कर रहे थे? इकोनॉमिक एंड सोशल पावर को कंट्रोल कर रहे थे। सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन, सडनली क्या हुआ कि आफ्टर द रिवॉल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। जब आफ्टर रिवॉल्यूशन हुआ तो मतलब लग रहा था, पॉसिबल था कि अब चेंजेस आएंगे। आफ्टर द रिवॉल्यूशन हमें लगा कि अब चेंजेस आएंगे। एंड सडनली हमें लगा कि चेंजेस आएंगे इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब इंक्लूडिंग, अगर मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में देखें, इंक्लूडिंग हम किसको कह रहे हैं? यूरोप और एशिया को हम इंक्लूड कर रहे हैं। न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर begin to be discussed। Many parts of the world, बहुत सारे पार्ट्स हैं इन दी वर्ल्ड में, दैट इज इंक्लूडिंग और यूरोप एंड एशिया। सही, अगर हम देखें कि मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें इंक्लूड हो रहा है यूरोप और एशिया। दैट इज न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स। उसमें क्या कहा जा रहा है कि न्यू आइडियाज हैं इंडिविजुअल राइट्स के। एंड हु कंट्रोल सोशल पावर, एंड इंडिविजुअल राइट्स के न्यू आइडियाज हैं एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगिन टू बी डिस्कस्ड। और उसमें क्या था कि हु कंट्रोल सोशल पावर, आपके यूरोप और एशिया, यूरोप एंड एशिया से दुनिया के मतलब वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में इंडिविजुअल राइट्स के स्वरूप और इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर पर किसका कंट्रोल हो, इस पे क्या हुआ था? इस पे डिस्कशन स्टार्ट हो गया था। मतलब मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पे इस पे डिस्कशन किया जा रहा था। इंक्लूड किया यूरोप और एशिया को, और न्यू आइडियाज़ पे डिस्कशन किया जा रहा था कि इंडिविजुअल राइट्स और सोशल पावर पे किसका कंट्रोल होगा, इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल पावर पे किसका कंट्रोल होगा। एंड in India, Raja Ram Mohan Roy and in India, Raja Ram Mohan Roy and Derugio talked of the significance of the French Revolution। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडिया में क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड मेनी अदर्स debated the ideas of post-revolutionary Europe, post-revolutionary Europe and post-revolutionary Europe।
इस पर। और इंडिया में राजा राम मोहन राय एंड डेरोजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सिग्निफिकेंस को, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सिग्निफिकेंस के बारे में बात की, मतलब उल्लेख किया, डिस्क्राइब किया। उनके सिग्निफिकेंस के बारे में उन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया। and many others debated the ideas of post-revolutionary Europe। and जो many others थे उन्होंने डिबेट किया इस आइडियाज़ पे, डिबेट किया उनके आइडियाज़ पे उन्होंने डिबेट किया, दैट इज पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप, पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप। एंड और बहुत सारे लोग ने रिवॉल्यूशनरी के पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही, जो भी बहस वहाँ डिबेट चल रही थी यूरोप और एशिया या अदर कंट्रीज़ में कि किसके हाथ में पावर जाएगी, अदर लोग मतलब सब लोग उसमें क्या हो गए, उसमें कूद पड़े। पांच सबने उस डिबेट को ज्वाइन किया, सबने उस डिबेट को ज्वाइन किया कि पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप में ऐसा क्या हो रहा है, तो सबने उस डिबेट को ज्वाइन कर लिया। दैट द डेवलपमेंट इन द कॉलोनी इन टर्न रीशेप दीज आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंज। क्या हुआ, आगे चलकर अगर हम देखें जो डेवलपमेंट हुए इन दी कॉलोनीज में, और इन टर्न क्या हुआ, रीशेप किया गया आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंज में। हमने उसको कुछ रीशेप किया, मतलब कुछ नया रूप दे दिया था हमने, जो सोसाइटीज में उसको कुछ नया रूप दे दिया। क्योंकि जो कॉलोनीज में जितनी भी घटनाएं घटी थी, जो डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज में जो डेवलपमेंट हो रही थी, जितनी उसमें घटनाएं घट रही थी, तो हमने सबका क्या कह दिया, एक रीशेप कर दिया, हमने रीशेप कर दिया, डेवलप किया, ठीक है, सोसाइटल चेंजेस में। एंड नॉट एवरीवन इन यूरोप however wanted a complete transformation of society। and यहाँ पे क्या था, मगर everyone मतलब यूरोप में सभी लोग कभी भी कुछ चेंजेस आते हैं तो उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है, और उसके कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं। जब चेंजेस आएगा तो जो पॉजिटिविटी में रहते हैं वो चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, और जो पॉजिटिविटी में नहीं रहते दैट इज उनको उन चेंजेस में भी नेगेटिविटी ही दिखती है। दैट नॉट एवरीवन इन यूरोप however wanted a complete ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। अगर आप करें तो मगर यूरोप में भी जो सभी लोग यूरोप में जितने लोग थे उनमें से भी कई लोग इस जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी हो रहा था, इस सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे थे उसको वो लोग क्या कर रहे थे, सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे थे वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो उसके पक्ष में नहीं थे, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, एंड वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। दैट इज responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically। अब यहाँ पे हम देखिए बहुत सारे लोग बदलाव चेंजेस के लिए तो तैयार थे। अगर बात की जाए सबकी अपनी अपनी अलग राय होती है,
ठीक है, इस क्वेश्चन पे कि सबकी अपनी अलग अलग राय थी। ठीक है, रिस्पॉन्सेज वैरी, मतलब सबकी रिस्पॉन्सेज वैरी कर रहे थे, डिफरेंट अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास में तो दैट इज सबके आंसर्स क्या आते हैं, डिफरेंट आंसर्स आते हैं एंड डिफरेंट आंसर सबके आते हैं। एंड इस क्वेश्चन पे सबकी अलग अलग राय थी एंड बहुत सारे लोग इस चेंज के लिए तो तैयार थे, बहुत सारे लोग सम चेंज मतलब कुछ चेंज के लिए तो वो तैयार थे कि वो मानते थे कि वो नेसेसरी है। ठीक है, वो नेसेसरी है, लेकिन वो चाहते थे कि ये चेंज धीरे धीरे। देखिए यार, रेस्पॉन्सेस तो सबके वैरिड हो रहे थे फ्रॉम दो हु एक्सेप्टेड, मतलब जो उनमें से एक्सेप्ट कर रहे थे इन चेंजेस को, दैट सम चेंज वॉज नेसेसरी। उन्होंने कहा कि कुछ चेंजेस बहुत ज़रूरी है, बट उन्होंने लगाया कि विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट, लेकिन ये जो चेंजेस हो वो क्या हो, स्लो मोशन में वो चेंजेस हो, धीरे धीरे चेंजेस हो। टू दो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं तो हम उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट मतलब एक बैग कुछ चेंजेस होते हैं तो हम उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने में बिल्कुल नेगेटिविटी दिखाते हैं। To those who wanted to restructure society radically, अब एक धीरे धीरे, और जो एक पार्ट था वो मानता था कि एक पार्ट, to those who wanted to restructure society radically, और to those में क्या था कि वो जो मानते थे, वांटेड थे, जो मानते थे कि इसका एक रीस्ट्रक्चर होना चाहिए सोसाइटी का रेडिकल। कुछ लोग तो मानते थे कि हमारी सोसाइटी का रीस्ट्रक्चर होना चाहिए, हमारी सोसाइटी में भी कुछ चेंजेस होने चाहिए। एंड सम वर कंजर्वेटिव, जो कुछ लोग हैं सम वर कंजर्वेटिव, अदर्स वर लिबरल और रेडिकल। और जो सम है, कुछ लोग क्या थे, कुछ कंजर्वेटिव थे, कुछ लोग कंजर्वेटिव थे, और कंजर्वेटिव की अगर आप हिंदी में मीनिंग देखेंगे तो दैट इज रूढ़िवादी थे। कुछ लोग क्या थे, रूढ़िवादी थे। एंड कुछ लोग और अदर लिबरल्स थे, अदर क्या थे, लिबरल थे, और लिबरल्स मीन्स उदारवादी थे, लिबरल्स मीन्स उदारवादी थे। और रेडिकल्स थे, और रेडिकल्स मीन्स क्या होता है, परिवर्तनवादी थे। रेडिकल मीन्स कि अमूल्य परिवर्तनवादी थे। कंजर्वेटिव रूढ़िवादी, लिबरल उदारवादी, और जो रेडिकल्स थे वो क्या थे, रेडिकल्स आपके परिवर्तनवादी थे। व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम, लेकिन उस समय के टाइम से, अगर उस टाइम को व्हाट इस टर्म्स की रियली मीनिंग क्या है, अगर हम देखें तो इस टर्म्स के रियली मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, अगर हम इसको कंपेयर करें उस कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम से, अगर हम इसको कंपेयर करें उस कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम से तो इसकी रियल मीनिंग क्या आएगी। एंड what separated these strands of politics and what linked them together, that is कि पॉलिटिक्स की इन धाराओं में क्या फ़र्क है, पॉलिटिक्स में मतलब what separated, पॉलिटिक्स की धाराओं में क्या फ़र्क है और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी। अगर आप देखें कि what separated these strands of politics, पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस थे एंड दैट what linked them together, और क्या इनमें से कौन सी चीज़ है जो सबको एक साथ एक जगह लिंक करती है, इनमें से कौन सी चीज़ है जो लिंक करती है। एंड लिंक करती है, एंड we must remember that these terms
do not mean the same thing in all context or at all time. We must, हमें ये remember करना चाहिए, we must remember that, remember करना चाहिए that जो these terms है, ये जो terms हैं do not mean the same thing, मतलब इसका मीनिंग क्या है, सेम मीनिंग इसका नहीं है। क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि मतलब थिंग्स इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और ऑल द टाइम, ये जो टर्म्स हमने यूज़ किया कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल, ये जो तीन टर्म्स हमने यूज़ किया ये एक अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसकी मीनिंग होती है, ठीक है। अगर आप इस टर्म को हर कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे कि हर टर्म में इसकी मीनिंग एक ही होगी या इसका अर्थ एक ही होगा तो वो रॉन्ग है। मतलब अलग अलग टाइम में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग सिचुएशन में इसकी मीनिंग क्या होती है, अलग अलग होती है। एंड इसकी मीनिंग क्या होती है, अलग अलग रहती है। दैट we will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century. We will look briefly 19th century and see how they influenced change. इस चैप्टर में हम 19th सेंचुरी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उन्होंने मतलब जो चेंजेस हुए थे वो कैसे इन्फ्लुएंस हुआ था, मतलब हमने जो चेंजेस किए थे उस चेंजेस को लोग कैसे देख रहे थे, जो हमने चेंजेस किए थे उसको लोग कैसे देख रहे थे। एंड दैट इज देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट और उसके बाद से हम फोकस करेंगे एक हिस्टोरिकल इवेंट पर इन विच देयर वॉज एन अटेम्प्ट एट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। देन वी विल फोकस, इसके बाद हम एक ऐसी चीज़ पे फोकस करेंगे दैट इज, हम किस पे फोकस करने वाले, हिस्टोरिकल इवेंट पे फोकस करेंगे जिसमें क्या हुआ था कि सोसाइटी के, जिसमें हम हिस्टोरिकल इवेंट पे फोकस करेंगे विच देयर वॉज एन अटेम्प्ट, मतलब एक अटेम्प्ट किया गया था एट रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, मतलब रेडिकल मीन्स परिवर्तनवाद, तो हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी का एक अटेम्प्ट किया था कि हम रेडिकल ट्रांसफॉर्म कर पाएँ अपनी सोसाइटी को, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएँ अपनी सोसाइटी को। एंड थ्रू द रिवॉल्यूशन इन रशिया, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. तो और द रिवॉल्यूशन, ये जो रिवॉल्यूशन हुआ रशिया में, और रशिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, सोशलिज्म became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 12th century. जब रशिया में रिवॉल्यूशन का रिजल्ट क्या था, जो सोसाइटी का जो सोशलिज्म था वो 20th सेंचुरी का मतलब क्या कर रहा था, शेप कर रहा था। 20th सेंचुरी का शेप तैयार करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल आइडियाज़ की श्रृंखला का हिस्सा बन गया था, ठीक है। जो थ्रू द रिवॉल्यूशन इन रशिया, सोशल रिवॉल्यूशन इन रशिया, जब रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया में तो जो सोशलिज्म था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट और पावरफुल आइडियाज़ दे रहा था, दैट इज कि हमें कैसे शेप करना चाहिए अपनी सोसाइटी को 20th सेंचुरी में। एंड
In this, our first topic is, that is, our first topic कौन सा है? That is liberals, radicals and conservatives. Liberals, radicals and conservatives. One of the groups which looked to change society were the liberals. देखिए लिबरल्स क्या था? अगर हिंदी में देखिए, लिबरल उदारवादी, रेडिकल परिवर्तनवादी एंड कंजर्वेटिव रूढ़िवादी. ठीक. वन ऑफ द ग्रुप विच लोग टू चेंज सोसाइटी और वर द लिबरल. जो लिबरल्स थे, मतलब एक ये ग्रुप था, लिबरल का एक ग्रुप था जो अपनी सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहते थे. ठीक है. जो अपनी सोसाइटी में, जो लिबरल्स थे वो उदारवादी थे. आप कह सकते हो कि वो अपनी सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहते थे. वो किस में चेंजेस लाना चाहते थे? वो अपनी सोसाइटीज़ में चेंजेस लाना चाहते थे, अपनी सोसाइटीज़ को चेंज करना चाहते थे. लिबरल वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन. लिबरल ऐसे नेशन को, ऐसा राष्ट्र चाहते थे या ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें सभी, मतलब जिसमें सभी रिलीजन्स को सम्मान और जगह मिले, जिसमें सभी रिलीजन्स को, मतलब विच टॉलरेटेड, वो टॉलरेट करे सभी रिलीजन्स वहाँ पे इक्वली, मतलब सबको रिस्पेक्ट मिले, इक्वली प्लेस मिले, इक्वली रिस्पेक्ट मिले. एंड we should remember that at this time, European states usually discriminated in favor of one religion or another. We should remember that we should remember that आप जानते होंगे कि that उस टाइम पे यूरोपियन जो स्टेट थे यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड, यूरोपियन जो स्टेट थे वहाँ पे यूजुअली डिस्क्रिमिनेट किया जाता था इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर रिलीजन. यूरोपियन स्टेट्स में भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था एक रिलीजन और दूसरे रिलीजन में ऑलवेज डिस्क्रिमिनेशन होता था. एंड ब्रिटेन फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड. अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ब्रिटेन क्या थी? ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटेन था, वो फेवर किसको करता था? चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करता था. जो ब्रिटेन था वो फेवर किसको कर रहा था? वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर कर रहा था. एंड चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर कर रहा था. दैट चर्च ऑफ इंग्लैंड को ब्रिटेन फेवर कर रहा था. और चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च. देखो, जो ब्रिटेन है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर कर रहा था, ऑस्ट्रिया और जो स्पेन है वो किसको फेवर कर रहे थे? वो कैथोलिक चर्च को फेवर कर रहे थे. वो किसको फेवर कर रहे थे? कैथोलिक चर्च को फेवर कर रहे थे. एंड लिबरल्स ऑल्सो अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स. जो लिबरल थे वो अपोज करते थे जो अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स के पावर्स को अपोज करते थे. ठीक है. जो लिबरल थे, जो लिबरल्स का जो ग्रुप था वो क्या करता था? जो रूलर्स को लिबरल ऑलवेज अपोज करते थे. ऑलवेज मतलब अपोज हमेशा किसको? जो अनकंट्रोल्ड पावर, जो डायनेस्टिक के रूलर्स थे, जो वंश का जो रूलर चला आ रहा है, दैट इज ये वंश है, गुप्ता डायनेस्टी, तो चोल डायनेस्टी, तो इनके जो पावर थे लिबरल्स उनको क्या करते थे? अपोज करते थे. इनके पावर्स को लिबरल ऑलवेज क्या करते थे? अपोज करते थे.
and that they wanted to safeguard the rights of individual against government. वो चाहते थे कि वो क्या चाहते थे? वे चाहते थे कि मतलब एक सेफगार्ड, मतलब इंडिविजुअल्स के राइट्स को गवर्नमेंट सेफगार्ड प्रोवाइड करे। इंडिविजुअल के राइट्स को गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करे? सेफगार्ड प्रोवाइड करे, उन्हें सेफ रखे। एंड इंडिविजुअल के उन्हें सेफ रखे, सेफगार्ड प्रोवाइड करे उनके राइट। They argued for a representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. That was independent of rulers and officials. क्या हुआ कि उन्होंने उनका कहना था कि गवर्नमेंट को किसी के राइट्स को गवर्नमेंट को कभी भी किसी को इतना हक नहीं देना चाहिए कि वो लोगों के राइट्स को उनसे छीना चाहे, लोगों के राइट्स को उनसे छीन ले। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? दे आर्गू फॉर रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने आर्गू किया। अब देखो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आर्गू किया, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव के लिए आर्गू किया, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए आर्गू किया, सब्जेक्ट टू लॉज के लिए आर्गू किया, इंटरप्रिटेड बाय अ well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने आर्गू किया। And उन्होंने आर्गू किया फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव के लिए, उन्होंने आर्गू किया, रिप्रेजेंटेटिव के लिए आर्गू किया। एंड और उन्होंने कहा कि यहाँ पे इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। एंड सब्जेक्ट लॉ, यहाँ पे कुछ लॉज होने चाहिए जिसमें सिर्फ इंटरप्रेट कौन पर कर पाए? इंटरप्रिटेटेड बाय अ वेल ट्रेन, मतलब कुछ लॉज होने चाहिए जो वेल ट्रेन जुडिशियरी उसको फॉलो इंटरप्रिटेट कर पाए, या उसको अगर कोई आपके हक को छीन रहा है तो उस पर वो कार्रवाई कर पाए। एक जुडिशियरी होनी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होनी चाहिए। और इंडिपेंडेंट किससे होनी चाहिए? रूलर से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और ऑफिशियल से इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होनी चाहिए। ठीक है, उस लॉज में कुछ वेल ट्रेन्ड जजेस होने चाहिए और उन जजेस को आप बिल्कुल फ्रीली छोड़ दो कि वो इंडिपेंडेंटली, रूलर्स भी उन पे राज ना करें और वो डिसीजंस लें अपने। एंड दैट हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेटिक, मतलब हाउएवर, और अगर देखा जाए तो जो ऑफिसर्स के प्रभाव से भी, मतलब न्यायपालिका जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। पर ये जो लेकिन वो लोग डेमोक्रेट्स नहीं था। ये वो लोग जो ये समूह था, ये जो ग्रुप था, वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वो बिलीव नहीं करते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे, वो बिलीव नहीं करते थे। दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि सबको वोट देने का अधिकार है, सबको क्या करने का अधिकार है? सबको वोट कास्ट करने का हक है। दे फेल्ट men of property mainly should have the vote,
मतलब वो क्या फील करते थे? उन्होंने कहा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो डेमोक्रेटिक, वो जो ग्रुप था वो डेमोक्रेट ग्रुप नहीं था। वो जो ग्रुप था, अगर हम उस ग्रुप की बात करें तो वो डेमोक्रेट ग्रुप नहीं था। और दे डिड नॉट बिलीव इट, वो बिलीव नहीं करते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे। वो किस पे बिलीव नहीं करते थे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे बिलीव नहीं करते थे। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आप 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग क्या है? राइट ऑफ एवरी, मतलब एवरी सिटीजन को वोट करने का हक है। एवरी सिटीजन को क्या करने का हक है? वोट कास्ट करने का हक है। एंड दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। और उन्हें क्या लगता है कि वो बोलते हैं कि वो सिर्फ उनका मानना था उनका मानना था कि जिनके पास, जिन भी लोगों के पास, जिन मैन के पास प्रॉपर्टी है उन्हीं को वोट देने का हक है। और जिन मैन के पास प्रॉपर्टी है उन्हीं को वोट देने का हक है। They also did not want the vote for women, और they also did not want the vote for women। और उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते थे, मतलब लिबरल्स थे, लेकिन वो वोट का अधिकार औरतों को नहीं देना चाहते थे। वोट का अधिकार औरतों को नहीं देना चाहते थे। In contrast, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population. Was based on the majority population.